Hello everyone and most welcome. This is History's class and basically I'm Sumit Kumar Suryavanshi. My channel name is also Sumit Kumar Suryavanshi. In this class we will discuss the chapter 1 of 10th class history, which is India, and our book's name is India and the Contemporary World, and the chapter name is Nationalism in Europe. So basically we are going to discuss nationalism in Europe. So if you will have a look on your book, you have a picture on the first page. अगर आप फर्स्ट पेज पर देखेंगे तो आपके पास पिक्चर है, तो उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने बनाई है, प्रिपेयर्ड द 4 प्रिंट विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम वर्ल्ड। जो ड्रीम वर्ल्ड था उसको विजुअलाइज करने की कोशिश की गई है, किस तरह का, जिसमें आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी और रिपब्लिक हो। ये थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर आपको देखते तो अगर आप एक मार्च दिखाई देती है जिसमें बेसिकली लिबर्टी को बोला जाता है, और यहाँ पर एक चार्टर दिखाई देगा जिसको राइट ऑफ चार्टर बोला जाता है। ये सभी लोग जो है इसकी तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी और रिपब्लिकन ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो ये आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में इस जो पेंटर है उसके द्वारा दिखाई गई थी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट बोला जाता था। चार्टर ऑफ राइट, जिसमें ह्यूमन के जो राइट्स हैं, बेसिकली जो हमारा राइट टू फ्रीडम है, राइट टू रिलीजन, उनके बारे में कहीं ना कहीं ज़्यादा डिस्कस करने की कोशिश की गई थी। ऑन द आर्थ सिंबल ऑफ द एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन, की एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक के बारे में सोचे। फ्लैग ऑन द नेशन कस्टम, की एक फ्लैग नेशन का और नेशनल कस्टम। फ्लैग ऑफ द फ्रांस एंड जर्मनी, बिलीव इन यूनिफिकेशन, और यूनिफिकेशन में मतलब एक नेशन के अंदर बिलीव जो करने की जो आइडियोलॉजी है उसको कहीं ना कहीं इस पिक्चर में दिखाया गया। शायद अभी आपको अच्छे से समझ में ना आए, लेकिन हम जब पूरे चैप्टर को समझ लेंगे तब आप समझेंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्यों बार बार इस पिक्चर के अंदर यूनिफिकेशन को या फिर लिबर्टी को और फ्रीडम को क्यों दिखाया गया। इंट्रोडक्शन क्या है, बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे नेशनलिज्म इन 19th सेंचुरी, कि यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म है 19th सेंचुरी में वो कैसे एमर्ज हुआ, उसने वर्ल्ड की पॉलिटिक्स पर क्या इफेक्ट डाला, किस तरह से वर्ल्ड के अंदर न्यू आइडियोलॉजी एमर्ज हुई, और एंड ऑफ द रिजल्ट में कौन कौन से चेंज आए। ठीक है, सो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, नेशन स्टेट की, एक स्टेट नेशन का जो आइडिया है जिसकी वजह से आज हम अपने आप को इंडियंस एंड अदर लाइक पाकिस्तानी अपने आप को पाकिस्तान का, जर्मनी वाले पीपल अपने आप को जर्मनी का, एंड फ्रांस के जो लोग हैं अपने आप को फ्रेंच का, वो समझते जो वन नेशन का जो आइडिया है वो कैसे एमर्ज हुआ, ये बेसिकली हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट जो पार्ट है ये है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, की जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी उससे कहीं ना कहीं आइडिया ऑफ नेशन आया था। इफ यू डोंट नो अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन, go and watch my videos related to 9th class first chapter, then you will have the idea of French Revolution। कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में ही, उसी में नेशनलिज्म का जो आइडिया है, नेशनलिज्म यानी द फीलिंग टुवर्ड्स द नेशन, की नेशन के लिए जो हमारी फीलिंग है, बिकॉज ऑफ दैट वी फील दैट वी आर इंडियन, वो फीलिंग जो है यूरोप में हर कंट्री में 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आना स्टार्ट हुई थी। हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन की बेसिकली क्या है कि आपकी जो हिस्ट्री क्या है फ्रेंच रेवोल्यूशन की, कि वहाँ के लोगों ने मोनार्की से परेशान होकर कहीं ना कहीं जो फाइट करना स्टार्ट किया और मोनार्की को हटा के एक डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी, अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जानते हो। और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का जो आइडिया है, डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट जिसमें लोगों को राइट हो, लोग अपने राइट के लिए फाइट कर सके, इस तरह की जो आइडिया है वो कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन से आई। सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, और इसी टाइम पीरियड में लोगों को ये भी आने लगा कि अब वो कलेक्टिव आइडेंटिटी में बिलीव करें, कि जैसे इंडिया में भी आपको पता हो तो पहले लोग अपने आप को कोई झांसी का, कोई मेरठ का, मतलब कोई अपने आप को राजपूताना के किंगडम का, कोई अपने आप को मुस्लिम किंगडम का पर्सन मानता था। पूरे इंडिया के लोग अपने आप को इंडियन नहीं समझते थे। सो वो ये होता है, अब जो ये हम अपने आप को इंडियन समझते हैं, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो ये सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी जो यूरोप में है वो कैसे आई, कि लोगों ने अपने आप को एक नेशन का समझना स्टार्ट किया, कि भाई यस हम फ्रेंच हैं, हम जर्मन हैं। ये जो आइडियोलॉजी है वो कैसे एमर्ज हुई, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही एमर्ज हुई थी। ठीक है, द आइडिया ऑफ फादरलैंड एंड द सिटीजन, की एक आइडिया आया कि कहीं ना कहीं ये हमारी मदरलैंड या फादरलैंड है, यानी एक ही नेशन है। सिटीजन यानी हम इसके एक सिटीजन हैं, इसके अलावा और कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। इक्वल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, की एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होना चाहिए जिसमें सभी को इक्वल राइट मिले। ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया था उस टाइम पीरियड पे, तो एक नेशन के लिए फ्लैग का जो आइडिया है वो भी एमर्ज हुआ। स्टेट जनरल, नेशनल असेंबली, एक्टिव सिटीजन। स्टेट जनरल्स यानी आपके ऊपर रूल करने वाले, नेशनल असेंबली यानी जैसे पार्लियामेंट का जो सिस्टम है वो स्टैब्लिश हुआ, एक्टिव सिटीजन यानी वोटिंग राइट वाले। ये आप सब 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है। न्यू हिम्स, ओथ्स एंड मंत्र, इसके अलावा बहुत सारे न्यू हिम्स वगैरह नेशन के लिए बनाए गए, ओथ वगैरह बनाई गई। जैसे हमारी जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, वो भी एक ओथ ही है जिसमें हम बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया विल फॉलो वट एवर इट इज़। तो पूरी की पूरी जो है ओथ है कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, तो इस तरह की न्यू ओथ वगैरह नेशन के लिए फॉर्म की गई। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव
एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड यूनिफॉर्म्स लॉ, कि एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो पूरा एक कंट्री को संभालने के लिए, पूरा एक ही गवर्नमेंट हो, और यूनिफॉर्म्स लॉ हो, सारी जगहों पर लॉ एक जैसे हों। वो मैं आपको करेक्ट वही बोल रहा हूँ ना कि इंडिया में भी अगर आप देखें तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग उस टाइम रूलर्स थे, तो अलग अलग रूल्स लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलाते थे। तब तक हमें भी ये नहीं था, क्योंकि जो देखिए रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ने वाले लोग किसके लिए लड़ रहे थे, झांसी के लिए लड़ रहे थे। नवाब के साथ लड़ने वाले लोग अपने मराठा रीजन के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। और बेगम हजरत महल के साथ लड़ने वाले लोग बेसिकली अवध के लिए लड़ रहे थे। तो पहले इंडिया में भी ऐसा ही था। उसी तरह से यूरोप में भी पहले क्या था, लोग अलग अलग डायनेस्टिक जो टेरिटरी थी उनके अकॉर्डिंग डिवाइडेड थे। लिटरली उनको समझ में आया कि एक ही कंट्री होनी चाहिए, उसी कंट्री का एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए, और वो कंट्री नेशन एक सर्टेन बिहाफ पे उन्होंने बनाना स्टार्ट किया। जो बेसिकली लैंग्वेज हम बोल सकते हैं कि फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग थे उन्होंने फ्रेंच नेशन को डेवलप किया, उन्होंने अपना एक फ्लैग बनाया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अपने नेशन के लिए ओथ ली। तो ये सारा आइडिया कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही आया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यू टू द अबॉलिश, इसके और उसके बाद क्या, अब एक ही कंट्री के अंदर जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वगैरह थी उनको खत्म किया गया। मतलब कि ऐसा थोड़ा ना कि हरियाणा से पंजाब में जाओ, पंजाब से तो उसमें कस्टम ड्यूटीज जो है वो खत्म की गई। यूनिफॉर्म मेजर सिस्टम, एक ही जैसा मेजर सिस्टम पूरे उसमें लगाया गया। सेकेंड जो है वो बेसिकली आपका द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी उससे कुछ आइडिया ऑफ नेशन आया। हेल्प अदर पीपल ऑफ द यूरोप टू बिकम नेशंस, कि इसी से जो है अदर यूरोप के जो कंट्रीज है उन्होंने भी अपने आप को नेशंस के रूप में देखना स्टार्ट किया। अदर यूरोपियन कंट्रीज स्टार्ट फॉलोइंग द आइडिया ऑफ फ्रेंच जैकोबिन क्लब, जो अदर यूरोपियन कंट्रीज थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो आइडिया था जैकोबिन क्लब का उसको अडोप्ट करना स्टार्ट किया, और बहुत सारे क्लब फॉर्म हुए। उन क्लब्स ने क्या किया, बेसिकली वो क्या करते थे, गवर्नमेंट के आइडियाज को डिस्कस करते थे, कोई गलती होती थी उसको क्रिटिसाइज करते थे। तो ये आइडियोलॉजी एमर्ज हुई। थर्ड है द फ्रेंच मिलिट्री कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म टू द अबॉर्ड, उसके बाद फ्रेंच की जो मिलिट्री थी उन्होंने नेशनलिज्म के आइडिया को अदर कंट्रीज में ले जाने की सोची, कि भाई अदर कंट्री में जाते हैं, उनको वहाँ के किंगडम्स जो वहाँ के जो किंग्स वगैरह उनको हरा देते हैं, और वहाँ पर क्या करते हैं, एक डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करते हैं। सो 1804 में नेपोलियन रूल, लेकिन बाद में क्या हुआ कि फ्रांस में ही 1804 में नेपोलियन का रूल आ गया, और ये आइडिया कहीं ना कहीं खत्म हो गया। नेपोलियन कोड, हम 9th क्लास का अगर आपने चैप्टर पढ़ा तो लास्ट हम यहीं छोड़ते हैं नेपोलियन में, कि 1804 में नेपोलियन का रूल आ गया था। अगर आपने नहीं आपको रिमेंबर है तो प्लीज़ गो एंड वॉच माय 9th क्लास लेक्चर, सो यू विल गेट द आइडिया कि 1804 में नेपोलियन ने बेसिकली फ्रांस पे कंट्रोल कर लिया था, और उसने एक नेपोलियन कोड या सिविल कोड के नाम से कोड बनाया था, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेपोलियन कोड या सिविल कोड क्या है। कि अबॉलिश प्रिविलेज बर्थ ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, उसने क्या किया था, जो प्रिविलेज थी बर्थ के बेसिस पे, मतलब क्लर्जी को, नोबेलिटी को, वो खत्म कर दी थी। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि सभी जो पर्सन है लॉ के सामने इक्वल हैं। राइट टू प्रॉपर्टी, कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, अब पहले प्रॉपर्टीज क्या थी, अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा तो सारी की सारी प्रॉपर्टी नोबल्जी और क्लर्जी के कंट्रोल में थी, लेकिन अब क्या था, लोगों को प्रॉपर्टी देके राइट ऑफ प्रॉपर्टी दिया था। अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, और जो फ्यूडल सिस्टम था कि लैंड नोबल्स वगैरह को दी जाएंगी, वो खत्म कर दिया। फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम द सर्वडम, ये पीजन लिख दिया है मैंने, बेसिकली पीजेंट्स आएगा यहाँ पर, ठीक है, PASANT, जो पीजेंट्स होते हैं मतलब खेत में काम करने वाले जो पीजेंट्स थे उनको फ्री कर दिया था इसने सबडम से, मतलब कि बिना लेजेस के जो बाउंड करके उनसे काम किया जाता था उनसे उसे फ्री कर दिया था। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, जो गिल्ड्स वगैरह होते थे जो काम नहीं करने देते थे सभी लोगों को। गिल्ड वैसे ग्रुप होता है कि कोई भी जो सर्टेन काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे ऑटो पे काम करने वाले सब लोग अपने ऑटो की ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, मंडी में काम करने वाले मंडी में बना लेते हैं, मार्केट वाले, तो वो गिल्ड्स वगैरह जो थे वो हर न्यू लोगों को काम नहीं करने देते थे, तो उस चीज़ को रिमूव किया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इम्प्रूव्ड, जो कम्युनिकेशन सिस्टम था ट्रांसपोर्ट का वो ही उसने इम्प्रूव किया। यूनिफॉर्म लॉ स्टैंडर्डाइज वेट की, जो यूनिफॉर्म लॉ है एक ही लॉ बनाया, और जो स्टैंडर्डाइज वेज मतलब एक तरीके का वेट डिसाइड किया, और वो पूरे नेशन में एक ही वेट और एक ही करेंसी को लागू किया। तो ये सारे जो लॉ हैं वो आपको पता होना चाहिए कि उसने प्रिविलेज को बंद कर दिया था, इक्वालिटी बिफोर द लॉ को लागू किया, राइट टू प्रॉपर्टी दिलवाया, फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया, सबडम वगैरह को स्टॉप करवाया, गिल्ड्स वगैरह को रिमूव कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को डेवलप किया, कम्युनिकेशन को डेवलप किया, ठीक है, वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम को यूनिफॉर्म किया, डेवलप किया, और वन करेंसी को डेवलप किया।
ये जो हमारा नेशनलिज्म इन यूरोप की, बेसिकली नेशनलिज्म इन यूरोप क्या है, देखिए नेशनलिज्म का मीनिंग है, मैंने बोला फीलिंग्स टुवर्ड द नेशन। तो किसी भी नेशन की फीलिंग को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उस नेशन के लोगों के बारे में पढ़ें कि डाइवर्स पीपल हैं, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं, डाइवर्स पीपल हैं, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं, लैंग्वेज, रीजन, सोशल डिफरेंस इन यूरोप की। यूरोप के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा सोशल डिफरेंस देखने को मिल सकता था। और ये आप 9th क्लास में पढ़ते भी हैं कि फ्रांस में भी 3 तरह की सोसाइटी थी, जिसमें आप क्लर्जी, नोबेलिटी और अंडरडॉग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो क्लर्जी और नोबेलिटी को अगर आप देखें तो वो एक ही रिच में आते थे, या एरिस्टोक्रेसी हम बोल सकते हैं। एरिस्टोक्रेसी क्या होती है हमारी, जो बेसिकली आपकी किंग के अंडर काम करते हैं, उसको एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। तो ये पहले सोसाइटी, किसी भी कंट्री के नेशन को नेशनलिज्म को समझने के लिए नेशन, उसके लोगों को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने बोला नेशनलिज्म फीलिंग्स टुवर्ड द नेशन है। वो फीलिंग किस में होती है, उस कंट्री के लोगों में होती हैं। हम समझते हैं अपने आप को इंडियन, हमारे देश भारत के लिए हमारे मन में फीलिंग है, हम उसके लिए मरने के लिए तैयार हैं, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, तो वो हमारे अंदर फीलिंग है। तो पहले हमें समझना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पर सोसाइटी के बारे में बता रखा है कि बेसिकली सोसाइटी को आप 2 पार्ट में पढ़ें, एक अरिस्टोक्रेसी है, एक पीजेंट्री है। ये लेस नंबर में है, यानी कम थे। अगर आपने 9th क्लास का चैप्टर पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि ये लेस नंबर है, ये लार्ज नंबर में है। ये डोमिनेटिंग ग्रुप है, डोमिनेट करता है। नॉट डोमिनेटिंग है, ये हैविंग राइट से, राइट थे इनके पास, पॉलिटिकल राइट भी थे और लैंड पे भी राइट थे। इनके पास ना तो पॉलिटिकल राइट थे ना लैंड्स थी। और ये फ्रेंच बोलते थे, ये वर्किंग ऑन द लैंड, ये काम करने वाले थे। और ये बेसिकली कनेक्टेड विद द टाई मैरिज। और ये कहीं ना कहीं एरिस्टोक्रेसी भी तो क्या था कि अपने आप में शादी करवाकर अपने ही ग्रुप में इन्होंने एक सुपर ग्रुप बना रखा था। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, वर्किंग क्लास एंड मिडिल क्लास की, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ तो कहीं ना कहीं वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास यानी कि थर्ड जो क्लास है एक अमर्ज होकर आई। इनके अलावा इंडस्ट्रियल बिजनेस जो थे वो प्रोफेशनल्स के रूप में आए। फॉलो द आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म, वो लिबरल नेशनलिज्म को फॉलो करते थे। मतलब कि माइंड को मैंने अभी आपको बताया था कि लिबरलिज्म का आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि फ्रीडम, जो फ्रीडम ऑफ लिबरलिज्म, ये डिफरेंस है कि फ्रीडम में आपको बॉडी को जब आपको बांध के रखा हो, मान लीजिए आपको चेन वगैरह लगा दी जाए, लेकिन लिबर्टी का मीनिंग यहाँ पर होता है कि आपको दिमागी रूप से फ्री होने चाहिए। यानी आप ऑर्थोडॉक्सी को फॉलो ना करें, किसी पुरानी रूढ़िवादी झूठी जो परंपराएं उनको फॉलो ना करें। जैसे कि अगर आप ये कहें कि नहीं, जो एससीज हैं वो लोअर कास्ट होते हैं, उनको घर में नहीं जाने देना चाहिए, तो वो ऑर्थोडॉक्सी उसको नहीं फॉलो करना चाहिए। फीमेल क्या हम कह सकते हैं कि भाई फीमेल को एजुकेशन नहीं देनी चाहिए, ऑर्थोडॉक्सी है। तो लिबर्टी का मतलब है कि माइंड के रूप में आपको फ्री होना चाहिए। वन टू अबॉलिश द एरिस्टोक्रेसी सिस्टम, और ये एरिस्टोक्रेसी सिस्टम को अबॉलिश करना चाहते थे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।